जय हिंद। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड के इतिहास के संबंध में, और झारखंड के इतिहास से ये अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे कि झारखंड का जो नामकरण है, झारखंड जो नाम है वो किस आधार पे पड़ा, या फिर प्राचीन समय में अलग अलग काल में या फिर अलग अलग समय में देखने को मिलेगा कि झारखंड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। चाहे वो झारखंड का क्षेत्र हो या फिर झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का क्षेत्र हो या फिर सिंहभूम का क्षेत्र हो, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, है ना। और इसी में देखेंगे कि झारखंड का जो झारखंड नाम पड़ा वो कब पड़ा है। तो झारखंड के क्षेत्र के संबंध में जो भी नाम झारखंड के दिए गए थे अलग अलग लोगों के द्वारा, इसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर झारखंड के बारे में समझे तो झारखंड, अभी तो हम लोग तत्कालीन झारखंड का नाम झारखंड के रूप में देखते हैं। वही झारखंड को अगर तोड़ करके देखा जाए तो झारखंड दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला झार प्लस दूसरा खंड। तो झार का मतलब क्या होता है? वन। वन का मतलब होता है जंगल झाड़ियों वाला स्थान, है ना। तो झार का मतलब क्या हो गया? वन। और उसी तरह खंड का मतलब क्या होता है? भूमि का भाग। तो भूमि का एक छोटा सा भाग जहां पे जंगल बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसी स्थान को क्या कहा गया? झारखंड कहा जाता है। इसी वजह से हम लोग झारखंड को जंगल व झाड़ियों वाला राज्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियों या फिर चूंकि ये पठारी इलाका है तो जंगल झाड़ियों वाला राज्य कहलाता है। और झारखंड को अगर तोड़ के देखा जाए तो झार प्लस खंड से बना हुआ है, जबकि झार का मतलब वन होता है और खंड का मतलब भूभाग होता है, भूमि का अंग होता है। तो ये झारखंड का शब्दार्थ था। इसी से झारखंड का शब्दार्थ अगर समझे तो झारखंड की शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या फिर झारखंड का शब्दार्थ क्या है? तो वन प्रदेश, वैसा प्रदेश जहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उसी को हम लोग झारखंड कहते हैं, वन प्रदेश कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि झारखंड को किस समय या फिर किनके द्वारा किस नाम से जाना गया था। तो अगर देखा जाए तो झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, वहां से झारखंड का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। और उस समय झारखंड के क्षेत्र को, हालांकि आज हम लोग उसे झारखंड के नाम से जानते हैं, उस समय झारखंड को के क्षेत्र को पुंड या पुंड्र से जाना जाता था। तो अगर पूछा जाए कि ऐत्रेय ब्राह्मण से में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया, तब पुंड या फिर पुंड्र के नाम से किया गया था। और झारखंड का सबसे पहला एक तरह से देखा जाए तो नाम यहीं से प्राप्त हुआ था। उसके उसी तरह से वायु पुराण में अगर देखें तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से जाना गया है। और विष्णु पुराण में अगर देखा जाए तो झारखंड को, झारखंड के क्षेत्र को मुंड के नाम से जाना था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से होता है। और उसमें किस नाम से जाना गया झारखंड को? तो पुंड या फिर पुंड्र मिलेगा आपको। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप दोनों में से किसी एक को टिक आउट कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको मिले। और वायु पुराण से देखें कि मुरंड कहा गया वायु पुराण में झारखंड के क्षेत्र को, और वही विष्णु पुराण में अगर झारखंड के क्षेत्र का नामकरण देखें तो उसे मुंड के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से अगर महाभारत के समय में चर्चा करें तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के क्षेत्र को मुंडरिक देश या फिर पशु भूमि के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, है ना। जब महाभारत का समय चल रहा था उस समय झारखंड में भी महाभारत के कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। उस समय झारखंड के क्षेत्र का जो नाम दिया गया था वो मुंडरिक देश दिया गया था। मुंडरिक देश के नाम से झारखंड के क्षेत्र को जाना जाता था। और कहीं कहीं आपको पशु भूमि के नाम से भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप रखेंगे। उसके द्वारा टालमी एक व्यक्ति थे, तो टालमी के द्वारा झारखंड को मुंडल कहा गया था, है ना। जो झारखंड प्रदेश है उसका नाम टालमी के द्वारा क्या दिया गया था? तो मुंडल दिया गया था। और एक आप देखेंगे जो विदेशी यात्री फाहियान, तो फाहियान ने जो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, हालांकि झारखंड को पहले छोटा नागपुर के से नाम से जानते थे, हालांकि ये रांची के क्षेत्र को छोटा नागपुर जाना कहा जाता है, लेकिन जो संपूर्ण झारखंड था उसको भी छोटा नागपुर के क्षेत्र से हम लोग जानते थे, छोटा नागपुर के नाम से जानते थे। तो जब फाहियान हमारे देश में आए थे, है ना, घूमने के लिए, उस समय जब वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में भ्रमण किए थे, वहां पे उन्होंने इस क्षेत्र को कुकटलाड़ के नाम से पुकारा था, कुकटलाड़ बताया था। तो फाहियान के द्वारा झारखंड के क्षेत्र को किस नाम से बुलाया गया था? तो कुकटलाड़ के छात्र नाम से देखे थे हम लोग। उसी तरह से एक और विदेश यात्री जिसका नाम हुएंग सान है, उन्होंने छोटा नागपुर को की लो ना सुफालाना के नाम से संबोधित किया। तो अगर पूछा जाए कि हुएंग सान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था, तो आप याद रखेंगे किलो ना सुफालाना, है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे इसी को, किलो ना सुफालाना को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में किलोना सुफालाना भी दे सकता है और कर्ण सुवर्ण भी दे सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि हुएंग सान ने छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया था, ये दोनों ऑप्शन में जो भी आपको दिखे आप टिक आउट कर सकते हैं। उसी तरह से भागवत पुराण के संबंध में देखें तो भागवत पुराण में झारखंड के क्षेत्र को
किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है ना। तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे कि किक्कट प्रदेश झारखंड के झारखंड को किसके द्वारा कहा गया था, किनके द्वारा है, तो भागवत पुराण के द्वारा झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। उसी तरह से हुएंगसान ने जब उन्होंने राजमहल ट्रैम्प के क्षेत्र को विजिट किया था, आप देखते होंगे झारखंड के क्षेत्र में राजमहल ट्रैम्प का क्षेत्र पड़ता है, हम पहले बता चुके इससे पहले वाला वीडियो में। तो हुएंगसान ने राजमहल क्षेत्र को किंग चिंग काइलांग के नाम से संबोधित किया, है ना। जो अभी राजमहल क्षेत्र पड़ता है, राजमहल ट्रैम्प का जो क्षेत्र पड़ता है झारखंड का, उसी क्षेत्र को हुएंगसान के द्वारा एक नया नाम दिया गया था, एक नया नाम से संबोधित किया गया था, की चिंग काई लांग के नाम से उन्होंने संबोधित किया था। उसी तरह से अगर समुद्रगुप्त के संबंध में देखा जाए तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि गुप्त काल में जब बता रहे थे कि झारखंड का क्या भूमिका रहा था, उसमें बताए थे कि समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है ना। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में झारखंड को मुरंड देश से संबोधित किया गया है ना। ये हम बता चुके हैं आपको। इसके अलावा संथाल परगना, झारखंड का जो संथाल परगना क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना गया था, तो नारीखंड, और बाद में इसी को कांकजोल के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था, या फिर संथाल परगना को प्राचीन समय में किस नाम से संबोधित किया जाता, किस नाम से जाना जाता था, तो उसमें आप नारीखंड भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ऑप्शन में आपको कांकजोल मिले तो वह भी लिख सकते हैं। हालांकि सबसे पहले नारीखंड के नाम से उसे जाना गया, बाद में कुछ समय के बाद इसका नाम बदल करके कांकजोल रख दिया गया था। हालांकि उसको अभी हम लोग संथाल परगना के क्षेत्र के रूप में देखते हैं। इसी तरह से पूर्व मध्यकालीन साहित्य में अगर देखा जाए तो जो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड के क्षेत्र का वर्णन कलिंद देश के नाम से किया गया है। कलिंद देश के नाम से कब किया गया, तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य क्षेत्र में किया गया है। तो इधर से इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि और भी झारखंड को किस नाम से जाना गया है। तो अगर मुगल काल में देखा जाए, जब मुगलों का शासन चल रहा था हमारे भारत में, लगभग आप देखे होंगे कि मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जब 1526 ईस्वी में हुआ था, वहां से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था और लगभग 200 सालों तक मुगल साम्राज्य चला था। उस समय झारखंड के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, मुगलों का शासन देखने को मिलता है। तो मुगल काल में झारखंड के क्षेत्र को खुखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था, है ना। तो मुगल काल में अगर पूछा जाए कि झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो आपको दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। दोनों में से अगर एक भी ऑप्शन दिया हुआ है तो आप सही करके आएंगे। खुखरा, पहला तो खुखरा बताया गया है, दूसरा कहीं कहीं आपको कुकरा भी देखने को मिलेगा। तो मुगल काल में ये दो नाम से संबोधित किया जाता था झारखंड के क्षेत्र को। हालांकि बाद में ये झारखंड आकर के कहलाया, लेकिन इतने सारे जो नाम बता रहे हैं तो ये प्राचीन नाम है झारखंड के क्षेत्र का, जब झारखंड बना भी नहीं था, या फिर झारखंड उस समय बहुत ज्यादा लोग निवास भी नहीं करते थे। यह जनजातियों का एक प्रमुख स्थल रहा था झारखंड, क्योंकि जंगल झाड़ियों वाला राज्य था। तो मुगल काल में खुखरा या फिर कुकरा के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से जहांगीर द्वारा लिखा गया एक आत्मकथा है, जहांगीर का आत्मकथा, जिसे हम लोग तुजुक ए जहांगीर कहते हैं, उसमें झारखंड प्रदेश को खोखरा के नाम से जाना गया है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो आप याद रखेंगे खोखरा क्षेत्र से संबोधित किया, खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। उसी तरह से आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर खंकारा के नाम से संबोधित किया गया। ये किसके द्वारा किया गया, तो आईने अकबरी, है ना, उसमें कोकरा या फिर एंकारा झारखंड का नाम दिया गया है। तो इतने सारे नाम थे प्राचीन नाम। हालांकि अब आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड का नाम झारखंड सबसे पहले कब पड़ा था। तो देखें, अगर इस पे देखें हम लोग, तो पहली बार 13वीं शताब्दी के एक तामपत्र में झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। वहां पे झारखंड का जो शब्द है वो झारखंड के रूप में ही किया गया था। अभी जैसे हम लोग झारखंड देखते हैं, उस समय भी इसका झारखंड भी नाम दिया गया था। ये कब हमें देखने को मिला था, तो पहली बार 13वीं शताब्दी में, लगभग आज से 700-800 साल पहले, तो पहली बार 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र मिला था। उसी ताम्रपत्र में झारखंड का जो क्षेत्र है उसका उल्लेख झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। उसका नाम क्या बताया गया, तो झारखंड बताया गया। तो यहीं से फिर झारखंड का नाम पड़ा था। उसी तरह से आप देखते होंगे कबीर दास का जब दोहे को आप सुनते होंगे, तो कबीर दास के दोहा में भी झारखंड का शब्द का प्रयोग किया गया। झारखंड शब्द का प्रयोग कबीर दास के दोहा में भी किया गया है, यहाँ से आप याद रखेंगे। उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में देखें, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, उस ग्रंथ का नाम पद्मावत है। उसमें भी झारखंड के क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित
किया गया। तो यहाँ से आप देखें कि सबसे पहले 13वीं शताब्दी में झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद हम लोग देखें कि कबीरदास के जब दोहा को अगर हम लोग सुने हैं तो वहां पे भी झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ का नाम पद्मावत है, उस पद्मावत में भी झारखंड का क्षेत्र जो वर्तमान क्षेत्र है उसे उस समय भी झारखंड के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से अबुल फजल कृत का एक अकबरनामा है, उसमें भी छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र अभी हम लोग जानते हैं मेनली ये रांची के क्षेत्र को छोटा नागपुर का क्षेत्र कहते हैं, हालांकि पूरे झारखंड के क्षेत्र को भी अगर छोटा नागपुर बोले तो ये गलत नहीं होगा। तो अबुल फजल कृत का एक अकबरनामा था, उसमें भी जो छोटा नागपुर का क्षेत्र उस समय झारखंड का नाम छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, उसको बाद में उन्होंने किस नाम से कहा तो झारखंड के नाम से संबोधित किया था। यहाँ से याद रखेंगे। और इसी से संबंधित झारखंड से संबंधित अगर रांची जिला का कुछ प्राचीन नाम देखें तो रांची जिला को पहले कोकरा या फिर चूटिया नागपुर के अलावा विल्किंसनगंज के नाम से जाना जाता था, है ना। तो अगर पूछा जाए कि रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था तो इसमें 3-4 आपको नाम देखने को मिलेंगे, आप याद रखेंगे तीनों चारों को। ऑप्शन में फंसाने के लिए आपको कोई भी नाम दे सकता है। तो अगर रांची जिला का प्राचीन नाम देखा जाए तो सबसे पहले आपको कोकरा दे सकता है ना, या फिर चूटिया नागपुर दे सकता है, और इसी चूटिया नागपुर के आधार पे छोटा नागपुर उस क्षेत्र का नाम पड़ा है। तो यहाँ से याद रखेंगे कोकरा, चूटिया नागपुर तथा विल्किंसनगंज, है ना। विल्किंसनगंज और विल्किंसनगंज को किशुनपुर के क्षेत्र के नाम से भी बाद में जाना गया था। हालांकि वो अभी रांची का क्षेत्र हम लोग कहते हैं, रांची जिला के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसे ये 3-4 नाम से संबोधित किया जाता था। 3-4 नाम में से कोकरा, चोटिया नागपुर या फिर विल्किंसनगंज, और इसी को विल्किंसनगंज को ही किशुनपुर के नाम से संबोधित किया गया था। तो यहाँ से याद रखेंगे। उसके अलावा और भी देखें तो शहबाज खां और अब्दुल हई के माथिर उल उमरा में झारखंड के क्षेत्र को कोकरा के नाम से संबोधित किया गया था। उसके अलावा शम्स ए सिराज, है ना, शम्स ए सिराज अफीफ के तारिफ ए फिरोज जसादी, ये देखिए नाम है, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। इस व्यक्ति का नाम था शम्स ए सिराज अफीफ, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था तारिक ए फिरोज सजादी, है ना। इनमें भी झारखंड के क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया था। यहाँ से याद रखेंगे कि शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा लिखित तारिक ए फिरोज सजादी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है तो झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। इसके अलावा सलीमुल्ला, है ना, सलीमुल्ला के द्वारा एक रचा गया एक लिखा गया ग्रंथ है जिसको हम लोग तारिक ए बांग्ला के नाम से जानते हैं, इसमें भी झारखंड के क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया था। अभी हम लोग देखें इधर कि झारखंड को बाद में जैसे जैसे समय गुजरता गया, लगभग 13वीं शताब्दी के बाद जितने भी लोग आए या फिर जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें सारे में झारखंड क्षेत्र का नाम झारखंड के रूप में ही हमें देखने को मिलता है। हालांकि प्राचीन समय में झारखंड के क्षेत्र का नाम हमें अलग अलग नाम देखने को मिलता है या फिर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया था। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब सबसे पहली बार झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया था, उसके बाद के जितने भी समय आया या फिर उसके बाद के जितने भी काल रहा उसमें हम लोग झारखंड के क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें सलीमुल्ला का एक अभिलेख है तारिक ए बांग्ला, उसमें भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया। उसी तरह गुलाम हुसैन खान के द्वारा रचित सितार उल मुतखरिन में झारखंड के क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो ये इतने सारे झारखंड के नाम रखे गए थे प्राचीन समय में। अभी हम लोग देखें कि प्राचीन समय से आधुनिक समय तक अभी तक झारखंड के नाम में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा या फिर अलग अलग ग्रंथों में हमें झारखंड क्षेत्र का अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो अगर कभी भी किसी भी तरह का आप अगर बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरह से आप पॉइंट वाइज पढ़ने का प्रयास करें और किसी भी टॉपिक को निचोड़ तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। जितना अंदर जितना डीपली आप पढ़ने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। खास तौर पे अगर वैसे बच्चे जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स जो हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी जेपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है या फिर जितने भी प्लेलिस्ट में वो चाहे भारतीय इतिहास का वीडियो हो या फिर झारखंड संबंधित इतिहास का जितने भी वीडियो है वो उनके लिए सारे वीडियो हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको वो निचोड़ तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनके ए टू जेड पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।